ठीक है, एडमिनिस्ट्रिंग मॉनिटरिंग। सो इस मॉड्यूल के अंदर 3 लेसन है हमारे पास, कॉन्फ़िगरिंग एजो मॉनिटर, इंप्रूव इंसिडेंट रिस्पांस एंड अलर्टिंग ऑन एजो, कॉन्फ़िगरिंग लोग एनालिटिक्स, फिर लैब। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, कॉन्फ़िगरिंग एजो मॉनिटर। सो व्हेन इट कम्स टू मॉनिटरिंग, जब हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे होते हैं तो किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो एज्योर के जो रिसोर्सेज हैं एज्योर क्लाउड के, हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम 2 तरह के जो प्लेटफॉर्म हमको मिलते हैं, एक तो होता है मॉनिटरिंग में मैट्रिक्स, एक होता है लॉग्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जैसे ग्राफ अपने को मिलता है ना, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं विजुलाइज कर सकते हैं जो चीजों को, जैसे और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब कि सीपीयू परसेंटेज, ठीक है, एवरेज सीपीयू परसेंटेज, डिस्क रीड एंड राइट पर सेकेंड, डेटा इन एंड आउट पर सेकेंड, करेक्ट। तो इस तरह का जो मॉनिटरिंग डेटा अपने को अवेलेबल होता है वो मैट्रिक्स में हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं नियर एंड रियल टाइम डेटा। फिर हम बात करते हैं कि अपने को जो मॉनिटरिंग डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए लॉग्स के अंदर, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ एलिमेंट्रीज हो, प्रॉपर्टीज हो, है ना, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो उसकी बात करते हैं लॉग्स, लॉग्स विच इज ऑर्गेनाइज इनटू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसको फिर हम रीड कर सकते हैं इजिली, क्वेरी कर सकते हैं। तो एजोर के रिसोर्सेज, एजोर में कोई वीएम चल रही है, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं गेस्ट एप्लीकेशन। गेस्ट एप्लीकेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए हमें एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बात करें तो अदर रिसोर्सेज ऑन प्रोमाइस, तो हम ऑन प्रोमाइस में जो अपनी मॉनिटरिंग सर्विसेज चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एजोर मॉनिटर के साथ, उनके लॉग्स को ला सकते हैं, उनके लॉग्स को यहाँ क्वेरी कर सकते हैं एज्योर के ऊपर। तो क्वेरी जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कि लॉग्स तो आ रहे हैं, इंजेस्ट हो रहे हैं, अब लॉग को क्वेरी करना है, उस आउटपुट चाहिए अपने को। तो इंसिडेंट हो गया तो अपने पास लॉग्स हैं, हमने क्वेरी रन किया, अपने को आउटपुट मिला, उससे हमने समझा कि अच्छा क्या हमने किया था जिसकी वजह से ये एरर आई या इशू हुआ। ठीक, जैसे आज सपोज करो कि मैं पैच कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है, मैंने पैच कर दिया, पैचिंग के बाद क्या हुआ, मेरे वर्चुअल मशीन्स जो हैं उनके अंदर इशू आना शुरू हो गया, मेरे एप्लीकेशंस के अंदर इशू आना शुरू हो गया। तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट कब पैच किया था। तो मेरे पास लॉग्स होंगे, लॉग्स से मैं क्वेरी करूंगा और चेक करूंगा कि लास्ट मैंने कब पैच किया था, क्या पैच के पहले भी ये इशू आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर पैच के पहले नहीं आ रहा था तो हमारे पास स्नैपशॉट होगा, हम उसको रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं मॉनिटरिंग से। तो एज्योर के अंदर एक ही सर्विस है मॉनिटरिंग के लिए, इसको बोलते हैं एजो मॉनिटर, है ना, एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस जो अपने को देता है। सो डिस्क्राइब एजो मॉनिटर की कैपेबिलिटीज, अगर की कैपेबिलिटीज की बात करें अपने, सो मॉनिटर एंड विजुअलाइज मैट्रिक्स, जो मैंने बताया था आपको कि मॉनिटर कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं मैट्रिक्स को। क्वेरी एंड एनालाइज लॉग, क्वेरी कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो लॉग्स को। ठीक है, तो 2 तरह की चीजें मिल रही है, मैट्रिक्स एंड लॉग मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स एंड बेस्ड ऑन द लॉग, चाहे मैट्रिक्स ले लो चाहे लॉग ले लो, इन दोनों के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अब ये मैट्रिक्स है, मैं बोलता हूं हमने जो वीएम स्केल सेट वाला जो लैब किया था आपको याद होगा, तो वीएम स्केल सेट में हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरा, ये कंडीशन थी ना हमारी, इफ सीपीयू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70% और 80%, 70%। तो 5 मिनट ड्यूरेशन, है ना, ये कंडीशन लगाई थी हमने। तो अब मेरे वीएम स्केल सेट को कैसे पता चल रहा है कि ये सीपीयू जो है ये 70% पे हो गया और 5 मिनट तक ये 70% पे रहा, ये इसको कैसे मालूम चला। तो ये जो सर्विस है ना, ये कनेक्टेड है किसके साथ, बैकएंड में मॉनिटर के साथ, एजो मॉनिटर के साथ। एजो मॉनिटर मॉनिटर कर रहा है आपकी कंडीशन को, जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो, जो भी थ्रेशोल्ड लगा रहे हो, उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको बैकएंड पे एजो मॉनिटर मॉनिटर कर रहा है, समझे। तो सेम चीज, अगर मेरा सीपीयू अगर सीपीयू इंक्रीज हो जाए तो एक अलर्ट सेटअप कर दे, ईमेल चल जाए या नई वर्चुअल मशीन ऐड हो जाए वीएम स्केल सेट के अंदर, ठीक है, नोटिफिकेशन चल जाए। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मेरा डिस्क रीड एंड राइट इंक्रीज हो जाए, तो मैं उन मैट्रिक्स को यूज करते हुए यहाँ पे अलर्ट सेटअप कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं लॉग्स की। लॉग्स में मान लो मैं बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, अब ये वीएम है, ये वीएम जो है बिजनेस क्रिटिकल है, अगर ये वीएम रीस्टार्ट हो गलती से भी या शट डाउन हो जाए, तो शट डाउन होगी तो मतलब ये क्या है, ये एक तरह से डाउन टाइम आ जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, जो हम नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूं कि मैंने एक कंडीशन लगा दी, एक अलर्ट लगा दिया कि अगर ये वर्चुअल मशीन शट डाउन होती है तो मुझे एक अलर्ट मिले या टिकट जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हम अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। तो हम लॉग्स के बिहाफ पे और मैट्रिक्स को यूज करते हुए अलर्ट सेटअप कर सकते हैं और एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शंस जो होंगे वो ऑटोमेटेड वे में एक्शंस होते हैं,
ठीक है, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम चेक करेंगे प्रैक्टिकली। कोर मॉनिटरिंग सर्विस फॉर एजोर रिसोर्सेज, एजोर मॉनिटर विच कलेक्ट्स मैट्रिक्स, एक्टिविटी लॉग्स, डायग्नोस्टिक लॉग। तो एक्टिविटी लॉग कौन से होते हैं बताओ? तो जैसे मशीन के मतलब डिलीट या कुछ एडिट कर रहे हैं रैम या सीपीयूज का। अब एक बात बताता हूँ, हम जब भी कोई काम एक्शन परफॉर्म करते हैं एज्योर के अंदर ना, तो मेन तो सब्सक्रिप्शन है सबसे पहले। बनता कहाँ है रिसोर्स? सब्सक्रिप्शन के अंदर ही बनता है ना, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है अपना। अच्छा। ठीक, तो हर, मैं ये पूरे स्कोप बता रहा हूँ, हर एक स्कोप के ऊपर आपको एक्टिविटी लॉग मिल जाएगा। अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे आता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटी लॉग है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के लिए है। तो यहाँ से ये दिखा देगा कि जो जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं या आपके टीम मेंबर्स ने परफॉर्म किए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो टाइम है, टाइम स्पेन है लास्ट 6 आवर्स में, तो अभी तक मैंने इसमें कुछ परफॉर्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। तो अभी मैं इसमें चलूँ अगर, तो यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ, मान लो मैं बोलता हूँ लास्ट मंथ में क्या एक्टिविटी परफॉर्म किए हैं, तो कुछ डेटा मेरे को दिखा देगा यहाँ पे। ठीक, तो वो एक्टिविटीज मैंने परफॉर्म की हैं, किसी सर्विस ने परफॉर्म की हैं, या फिर किसी अनदर यूजर ने परफॉर्म की है, देखो दिखा रहा है डेट, टाइम और स्टेटस, फेल हुई, सक्सेस हुई, क्या हुआ, वो सारी चीजें दिखा रहा है अपने को, वो सारी एक्टिविटीज दिखा रहा है जो मैंने परफॉर्म किए। कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की किसने? माइक्रोसॉफ्ट एडवाइजर सर्विस ने। एडवाइजर क्या करता है? हमेशा रिकमेंडेशन देता है, तो यहाँ पे एक नई रिकमेंडेशन आई हुई है मेरे लिए, है ना। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज दिखेगा। ये एक्टिविटीज किस लेवल पे मिल रही है मुझे? ये सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, पर्टिकुलर एक सब्सक्रिप्शन के लिए। हो सकता है मेरी कंपनी में एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो, तो उस केस के अंदर फिर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ से नहीं देखूंगा एक्टिविटी, फिर मैं देखूंगा एज ओ मॉनिटर से। तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? एज ओ मॉनिटर में जाऊंगा। तब अगर मेरे पास एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हैं, तो फिर मैं जाऊंगा एज ओ मॉनिटर में, और वहां से चेक करूंगा मेरी, ये देखो यहाँ पे एज ओ मॉनिटर के अंदर भी ना एक्टिविटी लॉग लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे फिल्टर होता है कि भाई कितने सब्सक्रिप्शन है आपके पास। यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन वाला फिल्टर आ गया। आपके पास अभी, मेरे पास एक ही है, आपके पास 5 होंगे, 10 होंगे, आप पांचों सेलेक्ट कर लो। तो हर सब्सक्रिप्शन के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है लास्ट मंथ, या लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट 15 डेज में, कस्टम भी लगा सकते हो आप। तो ये देखो, ये दिखा देगा आपको। तो ये सभी सब्सक्रिप्शन के दिखा रहा है आपको। क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये जो एक्टिविटी लॉग है ना, ये हर लेवल पे है। अभी सब्सक्रिप्शन पे दिखाया, पूरे अकाउंट पे दिखाया। अगर मैं रिसोर्स ग्रुप पे जाऊं, तो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर भी अगर मैं चाहता हूँ, मान लो ये RG1 रिसोर्स ग्रुप पे चला गया, तो यहाँ पे भी देखो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर भी एक्टिविटी लॉग है। ये एक्टिविटीज दिखाएगा इस रिसोर्स ग्रुप के लिए सिर्फ। आप तो जिस स्कोप पे सिलेक्ट करेंगे उस स्कोप का ही दिखाएगा अपने को। तो अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट 2 वीक्स, देखते हैं कुछ डेटा है, तो ये डेटा है देखो, है ना, ये एक्टिविटीज है। उसके बाद अब मैं बोलता हूँ कि मान लो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई रिसोर्स है, मान लो ये वर्चुअल मशीन पड़ी है डॉकर वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इस रिसोर्स के ऊपर भी एक्टिविटी लॉग दिखाएगा अपने को। और उसकी भी, अब इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए एक्टिविटीज चेक करनी है, तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। तो मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स, हम हर लेवल के ऊपर एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? इसको बोलते हैं एक्टिविटी लॉग। क्लियर है नहीं है? यस सर। कुमार हरीश। clear है। तो डायग्नोस्टिक लॉग क्या होता है? आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बात किया था कि अगर मान लो लैन कार्ड डिसेबल हो जाए तो कैसे चेक करेंगे, है ना। बूट डायग्नोस्टिक, याद है? यस सर। हाँ, तो डायग्नोस्टिक लॉग होते हैं, हम उनको भी ट्रेस कर सकते हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह से यूज फॉर क्रिटिकल अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल अलर्ट्स मिलेंगे आपको और नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो इन ऑटोमेटेड वे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एप्लीकेशन मॉनिटरिंग डेटा अपने को मिलता है, गेस्ट ओएस मॉनिटरिंग डेटा, तो जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका भी मॉनिटरिंग डेटा, एज ओ रिसोर्स मॉनिटरिंग, एज ओ सब्सक्रिप्शन मॉनिटरिंग, एज ओ टेनेंट मॉनिटरिंग, ये सारा का सारा डेटा अपने को मिल रहा होता है कहाँ पे? एज ओ मॉनिटर के अंदर। तो ये डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेज से। अब ये क्या हो गया? सब सोर्सेज हैं। कस्टम सोर्सेज का मतलब ऑन प्रोमाइज। तो अब ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके अंदर से डेटा मिल रहा है अपने को, मैट्रिक्स मिल रही है, लॉग्स मिल रहे हैं, ट्रेसेस मिल रहे हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं वो मिल रहे हैं। इन सबको मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद एज ओ मॉनिटर के अंदर ये डेटा प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे कलेक्ट किया,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ अदर एजोर सर्विसेज के साथ। जैसे एजोर के अंदर होता है इनसाइट्स, जैसे एप्लीकेशन इंसाइट होता है, कंटेनर इंसाइट्स होता है, वर्चुअल मशीन इंसाइट्स होता है, नेटवर्क इंसाइट्स होता है, वहां सेंड कर सकता हूँ। विजुअलाइज, तो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, जैसे पावर बीआई होगा उसके साथ, या अपने डैशबोर्ड बना लिया, एजोर का डैशबोर्ड बना लिया, ग्राफना सर्विस यूज कर लिया एजोर के, वर्कबुक बना लिया, तो विजुअलाइजेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। एनालाइज करने के लिए मैट्रिक एक्सप्लोरर, लॉग एनालिटिक्स या चेंज एनालिसिस, या रिस्पॉन्ड करने के लिए अलर्ट लगा देंगे, वीएम स्केल सेट में भेज देंगे, ठीक। या फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके साथ, इवेंट हब के साथ, लॉजिक ऐप के साथ, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एपीआईज के साथ। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आई विल सेलेक्ट वन डेस्टिनेशन वेयर आई वांट टू सेंड माय मॉनिटरिंग डेटा। तो वो डिपेंड करता है अभी कि मैं कहाँ सेंड करने वाला हूँ अपनी अपनी बट या अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं सब कुछ। कलेक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, और वो होगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैट्रिक्स एंड लॉग्स, so metrics are numerical values that describe some aspect of a system at a point in time. They are lightweight and capable of supporting near and real time scenarios. तो लाइट वेट होती है, नियर एंड रियल टाइम सिनेरियोज में आपको दिखता है लॉग्स, और मतलब विजुअलाइज करते हो आप, और न्यूमेरिकल होती है सबसे मेन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं, परसेंटेज डिस्क रीड एंड राइट, परसेंटेज नेटवर्क इन एंड आउट, ठीक है, परसेंटेज सीपीयू। तो ये सब नेटवर्क जो भी आपको इनसाइट्स मिल रही होती है, वो मिल रही होती है किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर। लॉग की बात करें, सो लॉग कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इनटू रिकॉर्ड्स with different sets of properties of each type, है ना। अब लॉग एनालिटिक्स है हमारे पास, जहाँ पे लॉग स्टोर हो रहते हैं, उनके बिहाफ पे हम अलर्ट्स लगा सकते हैं। फिर सर्विसेज होती हैं जो कनेक्टेड होती है हमारी, तो हम उनको क्वेरी कर सकते हैं लॉग्स को, जितने भी लॉग इंजेस्ट हो रहे हैं हमारे पास। लॉग जो स्टोर होते हैं वो होते हैं लॉग एनालिटिक्स के अंदर, सो दैट मैं इसको क्वेरी कर सकूं। इनसाइट्स के लिए भेज सकते हैं, डैशबोर्ड के लिए भेज सकते हैं बाद में हम उन्हीं लॉग्स को, और वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं उससे। वर्कबुक से भी आपको मिलेगी, इनसाइट से मिलेंगी, जो आप बोल रहे थे। तो पावर बीआई बेसिकली हम जो बात कर रहे थे डैशबोर्ड्स की, तो डैशबोर्ड बना सकते हैं हम लोग। टेलीमेंट्री, टेलीमेंट्री होती है, इससे इवेंट हो गया, ट्रेसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो गए। सो परफॉर्मेंस डेटा कैन बी कंबाइंड फॉर एनालिसिस बेस्ड ऑन द, अगेन, किस टेलीमेंट्री के लिए मैं उसको देख रहा हूँ लॉग को, वो हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने को डेटा मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। डिस्क्राइब एक्टिविटी लॉग इवेंट्स, तो लॉग इवेंट्स मैंने बताया था आपको, एक्टिविटी वाले अभी बताया था। सेंड डेटा टू लॉग एनालिटिक्स फॉर एडवांस सर्च एंड अलर्ट, तो बाय डिफॉल्ट एक क्या होता है, डिफॉल्ट लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बन जाती है। और ये जितना भी हम लॉग एनालिटिक जो ये एक्टिविटी लॉग वाला डेटा होता है हमारा, डायग्नोस्टिक लॉग, एक्टिविटी लॉग, ये सब क्या होता है, ये लॉग एनालिटिक्स में होता है, सो दैट हम उसको क्वेरी कर सके लेटर। सो क्वेरी और मैनेज इवेंट्स इनटू पोर्टल, आप पोर्टल में क्वेरी कर सकते हो। पोर्टल में कैसे क्वेरी करते हो, वही ये फिल्टर्स दे रखे हैं सारे के सारे, तो मैं फिल्टर सेलेक्ट करूंगा और उसके बिहाफ पे मैं क्वेरी कर लूंगा, ठीक है। ये होगा फिल्टर के अंदर क्वेरी करना। एक होता है लैंग्वेज से क्वेरी करना। सो क्वेरी कर सकते हैं पोर्टल से, पावरशेल से, सीएलआई से, रेस्ट एपीआई से। यू कैन स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन टू इवेंट हब एज वेल, तो जो लोग आपने स्टोर कर रखा है। आर्काइव डेटा इनटू स्टोरेज अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन, तो हम आर्काइव कर सकते हैं किसमें, स्टोरेज अकाउंट के अंदर। यू कैन एनालाइज द डेटा यूजिंग पावर बीआई, तो एनालाइज कर सकते हो किसके थ्रू, पावर बीआई के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। अब एप्लीकेशन है हमारे पास वर्चुअल मशीन के अंदर, तो एप्लीकेशन लॉग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक लॉग कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ होस्ट वर्चुअल मशीन जो है उसके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्मर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको भी हम इंजेस्ट करते हैं, उसके लॉग को भी इंजेस्ट करते हैं। जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक लॉग और एक्टिविटी लॉग। सो ये हो गया कंप्यूटर रिसोर्स के लिए सिर्फ, और ये हो गया नॉन कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए, जैसे स्टोरेज हो गया। क्वेरी द एक्टिविटी लॉग, अभी बताया था फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर में सिलेक्ट करूंगा और इसके बिहाफ पे मुझे आउटपुट मिलेगा। सो फिल्टर बाय मैनेजमेंट ग्रुप, यहाँ पे पहला मैनेजमेंट ग्रुप है, अगर बना रखा है तो वो सिलेक्ट करो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन है, टाइम स्पेन है, इवेंट सेवरेटरी है, और आप और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये टैब है ऐड करने की, आप अपना फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। सो मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, टाइम स्पेन, इवेंट सेवरेटरी लेवल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या फिर खुद का भी ऐड कर लो। ऐड अ फिल्टर लाइक इवेंट कैटेगरी, सिक्योरिटी, रिकमेंडेशन, अलर्ट्स। पिन करंट फिल्टर एंड डाउनलोड एज अ सीएसवी, तो आपने अगर खुद का कोई फिल्टर डाल रखा है जो कस्टम है, और वो जो है अच्छे से आपको दिखा रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यही सही है मेरे लिए, तो उसको आप पिन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पिन करंट फिल्टर, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो सीएसवी फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं कि अगर हम कैसे ऐड करेंगे इसको, फिल्टर को, तो अपने चलते हैं मॉनिटर पे।
मॉनिटर पे आने के बाद हम चलते हैं एक्टिविटी लॉग पे, और एक्टिविटी लॉग पे आने के बाद यहाँ पे देखो टैब है ऐड फिल्टर। तो मैं ऐड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फिल्टर का क्या, किस टाइप का फिल्टर हो, है ना। तो मैं बोलता हूँ रिसोर्स टाइप या रिसोर्स कैटेगरी या इवेंट कैटेगरी। तो सपोज को मैंने इवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद किस टाइप का कैटेगरी, ऑल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सिक्योरिटी हो, सर्विस हेल्थ हो, अलर्ट हो, रिकमेंडेशन हो, पॉलिसीज हो। मैं बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स जितने भी परफॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है, कब, लास्ट 2 वीक्स के अंदर। तो इस तरह का मैं खुद के फिल्टर्स ऐड कर लूंगा, कस्टम फिल्टर्स। अब अगर ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको पिन कर दूंगा करंट फिल्टर को। तो ये देखो, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हैं जो परफॉर्म किए मैंने, ठीक है, लास्ट 2 वीक्स के अंदर। अब आपके अकाउंट के अंदर, आपके कंपनी के अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा यूजर्स होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के द्वारा जो भी इवेंट्स परफॉर्म किए होंगे उनको दिखाएगा। क्लियर है ये चीज? यस। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया लेसन नंबर 1 कंप्लीट। लेसन नंबर 2, इंप्रूव इंसिडेंट रिस्पॉन्स विद अलर्टिंग ऑन एजो। तो कैसे इंप्रूव करेंगे हम लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्स? हाँ, तो इंसिडेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कंपनीज के अंदर, कौन सा टूल यूज करते हैं? SIEM। SIEM इंसिडेंट, ओके, वो तो आप सिक्योरिटी इंसिडेंट बोल रहे हो। SIEM तो वैसे टिकट वगैरह के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? मैनेज इंजन टाइप का होता है सर। डिपेंड करता है कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन से टूल चल रहे हैं। जैसे सर्विस नाउ यूज कर रहे होते हैं, जीरा यूज हाँ, करते होते हैं, सर्विस और नाउ भी मैनेज थर्ड, इंजन। है ना। हाँ, जीरा। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी तो यही काम कर रहे होते हैं, इंसिडेंट रेस्ट रिस्पॉन्स। डेस्क। कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी टिकट जनरेट हुई, तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है अपने को। उसकी प्रायोरिटी होगी P1, P2, P3, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वी विल रिजॉल्व, है ना। तो सर। सिमिलरली एज्योर के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताते हैं। उसके लिए एज्योर अलर्ट सर्विस। सो मैनेज एज्योर मॉनिटर अलर्ट्स, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप एक अलर्ट रूल बनाओगे। उसमें क्या करोगे, सबसे पहला काम, यहाँ देखो एज्योर रिसोर्सेज है पहले। सबसे पहले एज्योर रिसोर्सेज चल रहे हैं आपके, ठीक। उनको यूज करते हुए आप क्या करोगे, अलर्ट बनाओगे। तो आप सेलेक्ट करोगे रिसोर्स, किस रिसोर्स के लिए, फिर कंडीशन बताओगे कि क्या यूज कर रहे हो, उस रिसोर्स की किस चीज को मॉनिटर कर रहे हो आप, सिग्नल को मॉनिटर कर रहे हो या एक्टिविटी लॉग। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। एक्टिविटी लॉग है, मैट्रिक्स है, क्या है। तो आपने सेलेक्ट किया कि मान लो मैंने मैट्रिक्स में मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स में क्या कंडीशन लगाना चाहते हो आप। तो आपने कंडीशन लगा दी कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% चला जाए, ठीक। फिर क्या होगा, अब यहाँ से आपकी कंडीशन अगर मीट होती है, ठीक है, अगर इफ इट मैट, देन अलर्ट जनरेट हो जाएगा। क्रिएट अलर्ट, अलर्ट प्रोसेसिंग रूल, एक्शन ग्रुप। एक्शन ग्रुप में आपने बता दिया एक्शंस कि क्या हो, ईमेल चल जाए, एसएमएस चला जाए, फोन चला जाए, या लॉजिक ऐप में चला जाए, ठीक है, या एज ऑटोमेशन अकाउंट के अंदर चला जाए, या कोई मैंने कोड लिख रखा है जो फंक्शन के अंदर उस पर चला जाए। तो इस तरह से मैं एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक, ऑटोमेटेड वे के अंदर। तो उसको टेस्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली पहले, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग अपना थियरी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा काम करता हूँ, मैं एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ पहले, उसी वीएम के ऊपर टेस्ट करेंगे हम लोग। नहीं, जो वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप ले लिया मैंने नया M11RG1, वीएम का नाम दिया VM1 और VM11 देखते हैं। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, ठीक है, साइज ठीक है, यूजर नेम स्टूडेंट, पासवर्ड, ठीक है, कोड रख लिया ये सेम RDP, और मैं कर देता हूँ रिव्यू क्रिएट वर्चुअल मशीन को। तो जब तक ये वर्चुअल मशीन बन रही है, अपने चलते हैं PPT के ऊपर।
और देखते हैं अगली पीपीटी। तो डेमोन्स्ट्रेशन, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एन अलर्ट हो, जो भी मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे वीएम बन जाएगी एंड रिव्यू योर अलर्ट्स, तो मैं ये दिखा दूंगा। इसके बाद है रूल कैसे बनता है, अलर्ट रूल, है ना। तो आप एज ए मॉनिटर पे जाओगे, अलर्ट सर्विस पे जाओगे, वहां पे अलर्ट रूल बनाओगे। जब अलर्ट रूल बना रहे होते हो आप, तो उसके एक सेवरिटी डिफाइन करनी होती है अपने को, है ना, कि ये क्रिटिकल है, इंफॉर्मेशनल है, वार्निंग है, ठीक है, या फिर वेयरबॉस है, किस टाइप का अलर्ट है ये, वो आप डिफाइन करोगे, उसका सेवरिटी लेवल, ठीक। सो अलर्ट रूल कंबाइंस द रिसोर्स टू बी मॉनिटर्ड, द सिग्नल और डेटा फ्रॉम रिसोर्स इन द कंडीशन, किस कंडीशन के ऊपर अलर्ट जनरेट होगा। यू कैन इनेबल रिकमेंडेड आउट ऑफ बॉक्स अलर्ट रूल्स इन एज ए पोर्टल, तो वो आप जो है इनेबल कर सकते हो। एक्शन ग्रुप, एक्शन ग्रुप क्या होता है कि हम कैसे एक्शंस परफॉर्म करेंगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ईमेल भेजना है, एसएमएस भेजना है, पुश वॉइस नोटिफिकेशन भेजना है, तो उसको बोलते हैं एक्शन ग्रुप। तो ये हो गया नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक्शंस, अगर आप ऑटोमेटेड एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसमें आप ऑटोमेशन रनबुक चला सकते हो, एज ए फंक्शन में कोड राइट कर सकते हो, इवेंट हब पे भेज सकते हो, आईटीएसएम में भेज सकते हो, लॉजिक ऐप भेज सकते हो, सिक्योर वेबहुक फॉर वेबहुक, ये सारे क्या है, ये डेस्टिनेशन हैं जो आपके एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। So define a set of notification, add or action when an alert is triggered. You can add up to 5 actions group एक रूल के लिए, याद रखना ये एक रूल के लिए, एक रूल के लिए मैं मैक्सिमम 5 अलर्ट एक्शन ग्रुप बना सकता हूँ। सो मल्टीपल अलर्ट रूल्स कैन यूज द सेम एक्शन ग्रुप, और मल्टीपल अलर्ट रूल्स होते हैं वो सेम एक्शन ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ अपना। वर्चुअल मशीन भी अपनी बनी की होगी, देखते हैं। हाँ, तो वर्चुअल मशीन बन चुकी है। अब इसको अपने ट्रिगर करते हैं, इसके ऊपर अलर्ट लगाते हैं। तो अलर्ट लगाने के लिए मैं चलता हूँ एज ए मॉनिटर सर्विस पे। मॉनिटर सर्विस में लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, पहले तो ओवरव्यू टैब था, दूसरा था हमारा एक्टिविटी लॉग, तीसरा क्या है, अलर्ट है। तो अलर्ट पे चलते हैं। अभी कोई भी अलर्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो अपने यहाँ पे अलर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ऊपर देखो टैब है सेंटर में, क्रिएट अलर्ट रूल, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब ये बोलना स्कोप क्या है, कहाँ पे है रिसोर्स आपका जिसके ऊपर आप अलर्ट लगाना चाहते हो, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एमएसडीएन सब्सक्रिप्शन है, एमएसडीएन सब्सक्रिप्शन के अंदर M11 आरजी रिसोर्स ग्रुप है, उसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। उसके अंदर ये मेरी VM11 जो है, इसके ऊपर मुझे अलर्ट लगाना है, ये मेरा स्कोप है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो ये देखो ये सिलेक्टेड होगा, ये स्कोप होगा। ठीक, मैं एक से ज्यादा स्कोप भी ऐड कर सकता हूँ। फिर कंडीशन बताते हैं आप अपने कि क्या कंडीशन है, किस बेसिस पे अलर्ट लगेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सेलेक्ट अ सिग्नल, तो कुछ रिकमेंडेड सिग्नल्स मिलेंगे आपको। आप सी ऑल सिग्नल्स पे भी क्लिक कर सकते हो, और राइट हैंड साइड में सारे सिग्नल्स खुल जाएंगे यहाँ पे आपके। तो उसमें फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने बिहाफ पे, देखो सिग्नल टाइप ऑल, लॉग सर्च, रिसोर्स हेल्थ, मैट्रिक्स, एक्टिविटी लॉग। क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि मैं एक्टिविटी लॉग के बिहाफ पे लगाना चाहता हूँ। तो किस एक्टिविटी के लिए आप अलर्ट लगाना चाहते हो, मैं बोलता हूँ रीस्टार्ट। सो रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन, अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आती है, तो एक अलर्ट जनरेट हो जाए। मैंने अप्लाई कर दिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप लोग क्या है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो एक्टिविटी लॉग हो, जो क्रिटिकल लग रहा है आपको, है ना। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो इवेंट लेवल ऑल सिलेक्टेड, ठीक है, कि ये किस टाइप का सेवरिटी लेवल होगा, क्रिटिकल होगा, वार्निंग होगा, है ना। मैं बोलता हूँ ये होगा, रिमूव कर लें तो मैं सिलेक्ट ऑल, ये एक तरह क्रिटिकल अलर्ट है, ठीक, तो क्रिटिकल होगा उसका। उसके बाद अब एक्शन पे चलते हैं अपने। तो एक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे, तो पहले क्या होता था एज मॉनिटर के अंदर, मॉनिटर के अंदर अपने को मिलता था यूज एक्शंस ग्रुप, है ना। अब अपने पास क्विक एक्शन भी आ गया कि एक्शन ग्रुप यहीं से बन जाएगा अपना, और आप अपना एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ ईमेल जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन दिखा रहा है ईमेल, क्योंकि क्विक है और भी प्रीव्यू में है, बीटा में है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसपे अपने मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, यूज एक्शन ग्रुप। तो अभी कोई एग्जिस्टिंग एक्शन ग्रुप है नहीं हमारे पास, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट एक्शन ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करूंगा भाई M11RG1, और ग्लोबल होगा। एक्शन ग्रुप का नाम देता हूं मैं डेमो M11, और डिस्प्ले नेम भी सेम ही रखता हूं। अब देखो नोटिफिकेशन टैब आ गई, तो कैसे जाएगी नोटिफिकेशन यूजर्स को। ड्रॉप डाउन में आता हूँ, नोटिफिकेशन टाइप में सिलेक्ट करता हूँ ईमेल, SMS, मैसेज, पुश, वॉइस, ये सिलेक्ट किया, इसको नाम दे दिया मैंने ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, तो एज कम्पेयर टू जो प्रीव्यू वाला क्विक वाला ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं बोलता हूँ ईमेल जाए, किसको जाए बताना भाई, ईमेल बताओ अपनी जल्दी से, तो उसको ईमेल जाएगी।
आप लोग लैब परफॉर्म कर नहीं रहे हो, बट आउटपुट तो मिला आप लोगों को। तो कोई एक बंदा अपना ईमेल डाल दो चैट में। कुमार हरीश, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिया ये ईमेल, ठीक। अब एक बंदा मोबाइल नंबर दे दो मुझे अपना। मैंने कुमार का ईमेल डाल दिया है, तो हरीश अपना मोबाइल नंबर दे दो तुम। कुमार को जाएगा ईमेल और हरीश को जाएगा एसएमएस, ठीक। तो इसमें अभी कोई आपको लिमिट? नहीं, अभी आपको याद होगा ना, हम एक एक एक्शन ग्रुप के अंदर मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, याद है? यस सर। हाँ। और एक हम कितने मैक्सिमम 5 एक्शन ग्रुप बना सकते हैं, है ना? ओके, मतलब ईमेल, हाँ एसएमएस, पुश और वॉइस। हाँ। एज और ऐप नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको ओके। यहाँ पे ये एक रूल ऐड हो गया। मैं चाहूँ तो एक से ज्यादा रूल ऐड कर सकता हूँ। फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ईमेल टू। अब दिव्यांशु तुम दे दो अपना ईमेल, ठीक है। तो तुम्हारा ईमेल ऐड हो जाएगा। यस सर। तो एक से ज्यादा रूल हम ऐड कर सकते हैं एक एक्शन ग्रुप के अंदर, ये याद रखना। तो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब इनके चार्जेस होते हैं, ये याद रखना, ये फ्री नहीं है, चार्जेस है इसके। हाँ वही, हाँ वही कंफर्म करना था ये, मतलब हाँ ईमेल के भी चार्जेस होते हैं? हाँ, नहीं एसएमएस के चार्जेस होते ईमेल हैं, तो ईमेल फ्री फ्री। होता होगा। ईमेल फ्री है, पुश एसएमएस और के चार्जेस वॉइस होते के होते होंगे? हैं। एसएमएस के चार्जेस होते हैं। जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन आएगा ना, आप मोबाइल नंबर डाल रखा उसके है तो होंगे। एसएमएस जाएगा ना, तो उसके चार्जेस होंगे। उसके चार्जेस। एक्शंस देखो, अब ये तो नोटिफिकेशन के लिए होगा। अगर मैं चाहूँ तो एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। एक्शन परफॉर्म करने के लिए वही सब चीजें, ऑटोमेशन रन बुक, एजो फंक्शन, इवेंट हब, आईटीएसएम, लॉजिक ऐप, सिक्योर वेबहुक, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। हम एक्शंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, ऑप्शनल है ये। टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट और क्रिएट, तो ये हमारा बन जाएगा एक्शन ग्रुप, ठीक है। तो एक्शन ग्रुप बन गया और सेलेक्ट हो गया। दो हमने रूल बना रखे हैं इसके अंदर, वो दोनों सिलेक्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स के ऊपर। अब इसकी डिटेल देनी है अपने को, जो रूल की है। तो रूल नेम क्या है? वीएम वीएम M11 रीस्टार्ट, ये रूल नेम है। इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, कॉपी पेस्ट मारा। नेक्स्ट के टैक्स के ऊपर रिव्यू एंड क्रिएट। अब ये अलर्ट रूल बन गया अपना। आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, जैसे अलर्ट रूल बनेगा ना, आप लोगों को एक अभी इनिशियल मैसेज आएगा और ईमेल आएगी कि आपका ईमेल या मोबाइल नंबर जो है वो एक्शन ग्रुप में डाल दिया गया है, आ डेमो गया। M11, है ना? तो डेमो हरीश को मैसेज M11। आएगा। हाँ, हरीश को मैसेज आएगा। बाकी दिव्यांशु और कुमार को मेल आएगी, जो उन्होंने मेल आईडी दे रखी है उसके ऊपर। हरीश मैसेज आया? यस सर, मैसेज तो आ गया। ठीक है। तो अभी तो ये इनिशियल मैसेज है कि भाई आपका नंबर या आपकी ईमेल आईडी जो है वो इस ग्रुप में डाली गई है, ठीक है। ये अलर्ट का नहीं है आपको। अब अपने अलर्ट जनरेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो अलर्ट ट्रिगर करने के लिए क्या करना होगा अपने को? वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना होगा। वही है ना अलर्ट की कंडीशन। तो इसको हम रीबूट करते हैं वर्चुअल मशीन को। तो मैं डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ और चलता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर। और यहाँ पे हमारी VM11 है, तो इसको हम करते हैं रीस्टार्ट यहाँ से मैनुअली। रीस्टार्ट कर देते हैं और वेट करते हैं कुछ देर का, ठीक है। अभी रीस्टार्ट होने में ऐसा टाइम लगेगा। उसके बाद कुछ टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ये रियल टाइम में अपने नोटिफिकेशन आ जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, 102 मिनट। फिर यहाँ पर पे इसमें एज ये भी है मॉनिटर। ना कि मतलब सब पोर्टल से रिस्टार्ट करेंगे तो आएगा, पर अगर मान लो मशीन के अंदर से रिस्टार्ट करते हैं तो नहीं आएगा ना? अरे क्यों नहीं आएगा? किसी भी कंडीशन में रीबूट होनी चाहिए वो मशीन। अब अच्छा मशीन अच्छा, को मैंने ठीक ऑन है। करके कहीं से भी रीबूट कर दो, आपका वो रिस्टार्ट होगी तो रिस्टार्ट ही होगी ना। एक्शन तो रिस्टार्ट ही हम्म, है। चाहे वो ठीक है। पावर शेल से हो रही हो, चाहे CLI से हो रही हो, चाहे पोर्टल से हो रही हो, या मशीन के अंदर से हो रही हो। मशीन का तुमने RDP ले हम्म रखा है, तुम स्टार्ट टैब में गए, वहां से रिस्टार्ट कर दिया, तो भी वो रिस्टार्ट ही है, हम्म, ठीक ठीक है। है ठीक है, ओके। तो अलर्ट आएगा ही आएगा। जब अलर्ट आएगा आपको तो अलर्ट यहाँ दिखेगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे रिफ्रेश टैब अपने पास, रिफ्रेश नहीं है, ओके।
पहले थी, हटा दी माइक्रोसॉफ्ट ने। मैं अपने ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो अपने को यहाँ पे अलर्ट दिखाएगा। ठीक, एक्शन रिफ्रेश इसमें डाल दिया, पहले यहाँ बीच में होता था रिफ्रेश, यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे अपने को दिखाएगा। अभी वर्चुअल मशीन रीबूट हो रही है, हो चुकी है, तब कुछ कुछ मिनट हम वेट करेंगे उसके बाद। और आप लोगों को मोबाइल पे और आपके ईमेल पे ईमेल आ गई होगी या आ जाएगी थोड़ी देर में कि भाई आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है और वो अलर्ट है, और क्या कंडीशन है, किस टाइप का अलर्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे और मोबाइल पे आएगी अभी। ठीक है, तो जैसे ही आए मुझे बता देना। तब तक अपने चलते हैं लास्ट लेसन के ऊपर, कॉन्फ़िगरिंग लॉग एनालिटिक्स। अब लॉग एनालिटिक्स क्या होता है? लॉग एनालिटिक्स जनरेट करती है लॉग्स, ठीक है, जो लॉग स्टोर करते हो आप एज़्योर के अंदर। सो अ सर्विस दैट हेल्प्स यू टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा जनरेटेड बाय रिसोर्सेज इन योर क्लाउड और ऑन प्रेमाइस एनवायरनमेंट। तो क्लाउड में और ऑन प्रेमाइसिस के अंदर जो डेटा आपका जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, तो लॉग जनरेट हो रहे होते हैं, वो लॉग एनालिटिक में स्टोर होते हैं। ठीक, उसको आप ऑन प्रेमाइसिस में कैसे, ऑन प्रेमाइसिस मानो मैं स्कूम यूज कर रहा हूँ, सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर मॉनिटरिंग टूल। ठीक, तो इस मॉनिटरिंग टूल को मैं, क्योंकि ये भी एज़ोर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है और एज़ो मॉनिटर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, लॉग एनालिटिक भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ इससे। और स्कूम क्या कर रहा होता है, वो ऑन प्रेमाइसिस के सभी डिवाइसेस के लॉग्स को स्टोर कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, तो उनको मैं यहाँ पे इंजेस्ट कर सकता हूँ लॉग एनालिटिक्स के अंदर। सो राइट लॉग क्वेरीज एंड इंटरेक्टिवली एनालाइज देयर रिजल्ट्स। तो बेनिफिट क्या, हम लॉग क्वेरीज को राइट कर सकते हैं और उनके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं उससे। सो एग्जांपल इंक्लूडिंग असेसिंग सिस्टम अपडेट्स एंड ट्रबल शूटिंग ऑपरेशनल इंसिडेंट्स, जो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मैंने पैचिंग किया है, कुछ इंसिडेंट हो गया है ना, कोई इश्यू आ गया है, तो उन सबको मैं क्वेरी करके चेक कर सकता हूँ अपने लॉग एनालिटिक्स से कैसे हुआ वो। डेमोस्ट्रेशन, कैसे हम बिल्ट इन लॉग क्वेरीज को चेक करेंगे, रन करेंगे। और रिव्यू KQL, जब हम क्वेरी लिखते हैं तो ये सिमिलर टू सीक्वल होता है, जैसे सीक्वल क्वेरीज होती है वैसी ही क्वेरी होती है, बट इसका नाम है KQL, जिसको बोलते हैं क्विस्टो क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब भी हम लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाते हैं तो कुछ टाइम लेता है डेटा को कलेक्ट करके रिप्रेजेंट करने में, तो मतलब हम उसको चेक नहीं कर सकते अपने सेशन के अंदर, क्योंकि टाइम लेगा कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें एक माइक्रोसॉफ्ट, एक इसी पर्पज से माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेमो एनवायरनमेंट बना रखा है, उस डेमो एनवायरनमेंट में हम चेक कर सकते हैं। सो बट लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनती कैसे है वो दिखा दूंगा मैं आपको। अ वर्कस्पेस इज एन एज अ रिसोर्स एंड इज अ कंटेनर where data is collected, aggregated, analyzed and presented. You can have multiple workspace per Azure subscription, एक से ज्यादा हो सकती हैं। You can have access to the more than one workspace, एक से ज्यादा workspace का भी access आपका हो सकता है। और workspace provides a geographic location, तो geographic location क्योंकि रीजनल है ये, ठीक है, डेटा आइसोलेशन एंड स्कोप, आपके स्कोप के लिए ये वर्कस्पेस बना रहे हो वो भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। क्वेरी, जब बात करते हैं वर्कस्पेस बन गई तो हम डेटा क्वेरी करेंगे उसमें, कैसे क्वेरी करेंगे, तो कॉमन क्वेरीज, अ क्वेरी लैंग्वेज KQL which is known as क्विस्टो क्वेरी लैंग्वेज फॉर कस्टम सर्चेस के लिए। तो ये क्या करता है, ये आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। जब हम सीक्वल की बात करते हैं तो सीक्वल में क्वेरीज क्यों रन होती हैं, किसी को कुछ आइडिया है? सीक्वल में क्वेरीज क्यों रन होती हैं? नहीं सर, अच्छा क्यों होती है? हाँ, सीक्वल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, हाँ डेटा। करेक्ट। तो डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब डेटा जो होता है ना आपका वो टेबल के अंदर होता है, टेबल में रो एंड कॉलम्स के अंदर होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो डेटा होता है ऑर्गेनाइज्ड, तो जब भी डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो मैं क्वेरी रन कर सकता हूँ इजिली। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं लॉग एनालिटिक्स की, तो लॉग एनालिटिक्स में टेबल बनाती है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है कि टेबल्स है सारी, है ना। एप्लीकेशन क्वेरी करना है, ऑडिट, एजो मॉनिटर, एजो रिसोर्सेज, एजो वर्चुअल डेस्कटॉप, कंटेनर्स, डेटाबेस, डेस्कटॉप एनालिटिक्स, तो ये सब क्या, ये टेबल्स हैं सर्विसेज के लिए। तो टेबल्स बनी हुई है, टेबल्स में डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप अपने को क्वेरी करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा। ठीक, तो जो डेटा है आपका वो ऑर्गेनाइज्ड है किसके अंदर, लॉग एनालिटिक्स के अंदर, इसीलिए आप क्वेरी रन कर पा रहे हो। कौन सी क्वेरी, KQL। So quickly retrieve and consolidate data in the repository. Save or have log searches run automatically to create an alert. तो आप सेव कर सकते हो, उसके बिहाफ पे भी आप क्या कर सकते हो, अलर्ट जनरेट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डेटा टू पावर BI और एक्सेल, आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसके अंदर, पावर BI में और एक्सेल के अंदर।
स्ट्रक्चर लॉग एनालिटिक क्वेरीज। कैसे स्ट्रक्चर्ड है ये, अब देखो यहाँ पे अगर मैं जो विंडोज के इवेंट लॉग्स को चेक करना है तो मैं इवेंट लिखूंगा, है ना, तो इवेंट से स्टार्ट होगी मेरी क्वेरी। इवेंट, उसके बाद मेरा कस्टम डेटा, जैसे पाइप साइन लगाया सो यूनियन सिस लॉग, देन फिर पाइप साइन दूसरा कंडीशन ऐड किया वेयर इवेंट लेवल नेम इक्वल्स टू एरर और सर्विटरी लेवल इक्वल्स टू एरर। तो जैसे सर्विटरी लेवल होता है क्रिटिकल, वार्निंग, इंफॉर्मेशनल या एरर, तो इस तरह से मैं क्वेरी लिखूंगा और वो मुझे रिजल्ट दिखा देगा। किसके लिए, इवेंट लॉग के लिए या सिस लॉग के लिए। सिस लॉग होता है लिनक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब जो अदर रिसोर्सेज हैं जो इस लॉग एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड किसके थ्रू हुए, वो एजेंट के थ्रू कनेक्टेड हुए। तो उनकी हार्ट बीट का मतलब, अब मान लो मैंने 500 रिसोर्सेज जो है वो कनेक्टेड है लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ, मुझे चेक करना है कौन से है वो 500 रिसोर्सेज, तो मैं हार्ट बीट क्वेरी रन करूंगा। वो क्या दिखाएगी, वो दिखा देगी उन रिसोर्सेज को जिनके ऊपर लॉग एनालिटिक्स का एजेंट चल रहा है। कस्टम लॉग्स, माई लॉग अंडरस्कोर CL, अलर्ट रूल लगाना है तो अलर्ट, ये क्वेरी रन होगी आपकी। तो क्वेरीज है वो रन करोगे आप, टेबल्स बनती हैं, जैसे क्वेरी रन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी आपने क्वेरी रन की है उसके बिहाफ पे आप अलर्ट लगा सकते हो। तो ये मॉड्यूल हो गया हमारा प्रैक्टिकली कंप्लीट। हाँ बताओ किसी को क्वेरी। तो ये विंडोज इवेंट लॉग्स जो करेगा ये, तो उसमें हाँ। विंडोज के सारे इवेंट लॉग्स होंगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाले वो सारे नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, वो हमको लिखना पड़ेगा किस टाइप का इवेंट लॉग में चाहता हूँ, जैसे भी दिखाया था ना इसने। तो एजेंट्स होंगे, ये मतलब आपको आपने चेक कहा था करना है। syslog इक्वल टू एरर करके ना? हाँ, वो सिर्फ एजोर रिसोर्सेज का दिखा रहा है फिलहाल आपको अभी, क्योंकि आपकी टेबल बनी होगी ना। आपने एप्लीकेशन मॉनिटरिंग डेटा, जैसे अब मैंने बताया था कि हम एप्लीकेशन जो गेस्ट ओएस होता है उसको अपनी एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन के अंदर हाँ। अपने को एजेंट इंस्टॉल करना होगा, तब जाके वो उसका क्वेरी कर सकते हो, तब उसके इवेंट्स देख सकते हो। समझे, आई बात समझ में? पहले एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट बीट क्या दिखा रहा था, वो एजेंट दिखा रहा था, है ना। किसी को कोई अभी अलर्ट के लिए कोई मैसेज आया, मैसेज मेल? सर मेल अरे तो नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे। नहीं आया ना, नहीं। अभी मुझे भी पोर्टल में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। PM11 की अपनी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार और रिस्टार्ट करता हूँ, तब तक ये हो जाएगा। तब तक उससे पहले मैं आपको, जब तक ये हो रहा है, क्योंकि आपको अलर्ट तो आएगा ही, मैं बोला थोड़ा डिले रहता है इसके अंदर, रियल टाइम में नहीं आता अपने को, थोड़ा सा डिले रहेगा, अलर्ट अपने को आ जाएगा, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि आप कैसे वर्कस्पेस बनाओगे। वर्कस्पेस बनाना सबसे इजी काम है। आप जाओगे सर्च बार में, यहाँ पे सर्च करोगे लॉग एनालिटिक्स, ठीक है, तो आपको दिखा देगा लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस सर्विस। सिलेक्ट करना है, बनाना सबसे इजी है, ठीक है। देखो एक डिफॉल्ट बनी हुई है एज डिफॉल्ट रिसोर्सेज के लिए, तो आपको मैंने बताया था कि जो एज मॉनिटर सर्विस होती है उसके लिए एक बाय डिफॉल्ट एक आपका बन जाता है लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। तो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग M11RG1, नेम दे देता हूँ इसको मैं log 1023, रीजन रखते हैं सेंट्रल इंडिया, रीजनल है ये, टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट, बस। तो बेसिक टैब ही कन्फिगर करनी है अपने को। बनने में ये कुछ सेकंड लेता है। अब जैसे बन जाएगा, गो टू रिसोर्स पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो लॉग्स दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्वेरी करोगे, यहाँ रन करोगे अपनी क्वेरीज, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है, यहाँ पे कोई टेबल है बनी हुई, कोई टेबल नहीं है, मतलब कोई भी डेटा कनेक्टेड नहीं है, कोई रिसोर्स कनेक्टेड नहीं है। जैसे रिसोर्स कनेक्ट होगा यहाँ पे आपकी टेबल बननी शुरू हो जाएगी उन रिसोर्सेज के लिए, और यहाँ पे आप क्वेरी रन करना शुरू कर दोगे, जैसे सीक्वल के अंदर लिखते हैं ना, वैसा ही पैनल है सीक्वल डेटाबेस का, सेम वैसे ही यहाँ पे क्वेरी रन करोगे तो क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपन चलते हैं, सेटिंग्स, टेबल हो गया, एजेंट्स हो गए, जो एजेंट्स आपके इंस्टॉल हुए हैं सर्विसेज के अंदर,
जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विंडोज सर्वर के लिए, लिनक्स सर्वर के लिए, दिख रहा है आपको दिव्यांशु? तो एजेंट इंस्टॉल करना यस होगा सर, अपने को, है ना? ये हाँ, तो ये एजेंट आपको डालने होंगे वाया एज़्योर मॉनिटर, विंडोज एजेंट और लिनक्स एजेंट। तो ये एजेंट जब हम डालेंगे तो अब हमारे एजेंट इंस्टॉल हो जाएंगे, तब अपने को मॉनिटरिंग डेटा मिलेगा, ठीक, लॉग एनालिटिक्स के अंदर। अगर मैं जाऊं, हम एजेंट स्टोरेज का अकाउंट, सेटअप, हाँ हाँ बोलो। एजेंट का सेटअप तो नहीं है ना सर, यही है सेटअप, डेटा कलेक्शन सेटअप, रूल्स हैं ये तो। सेटअप, हाँ ये रूल्स ही हैं। सेटअप करना पड़ेगा एजेंट इंस्टॉल, मेरे को बैक ऑफिस आने दो। एजेंट अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक अच्छा, है? तो वो डाउनलोड करना होगा तभी इंस्टॉल करना होगा। मान लो आपके ऑन प्रोमाइस में चल रही है विंडोज की वीएम या एडब्ल्यूएस क्लाउड में चल रही है, ठीक है, उसके अंदर एडेंट चलना है, उसका अपने को इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है? ये की दिखा रहा है, ये देखो एजेंट दिखा रहा है, दिखा रहा है तो ये 64 हम बिट। ऑन प्रेम सर्वर पे भी डाल सकते हैं ऐसे अरे एजेंट? दोस्त, जब अपने को एजेंट मिल रहा है तो कहीं भी डाल सकते हैं, बस विंडोज होना चाहिए। और ये हाँ इसको भाई भाई, वेरीफाई करने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कीज दे रखी है। जैसे ये की डालोगे, वो आपके इस लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ आपकी वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो जाएगी या सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, ऑन प्रोमाइस हो चाहे एजोर की वीएम हो, समझे? Yes, अब वो विंडोज की, चाहे एजोर लिनक्स वर्चुअल मशीन, विंडोज वर्चुअल मशीन हो, चाहे ऑन प्रोमाइस की वीएम हो, चाहे ऑन प्रोमाइस का सर्वर हो फिजिकल, चाहे एडब्ल्यूएस की वर्चुअल मशीन हो, ठीक, ये एजेंट कहीं पे भी डाल सकते हो आप। ऐसे सेम लिनक्स के ऊपर होता है, ठीक है? तो लिनक्स का एजेंट डाउनलोड करो, पैकेज मिल जाएगा, और ये ऐसे आप इसको ऑथेंटिकेट करोगे। तो प्राइमरी की या सेकेंडरी की, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। क्लियर है? हम्म yes, हम्म सही है। अब जो पुराना क्लासिक मेथड था, तो ये वाला लेगेसी वाले में क्या होता था कि अपने को यहीं पे दिखा देता था वर्चुअल मशीन सारी जो बनी हुई है, दिखा रहा है, सारी वीएम्स दिखा दी। जैसे VM1 है, मान लो मेरे को इसको कनेक्ट करना था लॉगनेटिक वर्कस्पेस के साथ, तो इजी था उसमें। सिर्फ ये एजोर के लिए था, याद रखना, ये एजोर के लिए था। तो मैं यहीं पे कनेक्ट पे क्लिक करता था, और ये क्या करता था, ये एजेंट बैकएंड पे इंस्टॉल कर देता था मेरे वीएम के अंदर। जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रोसेस, और ये लॉग एनालिटिक्स का जो एजेंट है वो बैकएंड में मेरे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर देता था। तो पहले इजी था क्योंकि सारी वीएम लिस्ट हो रही है, अभी दिखा रहा है ना कनेक्टिंग। यस तो अब ये यस वीएम सर, 11 जो है वो कनेक्ट हो रही है, तो पहले इजी था, बट ये सिर्फ विंडोज के लिए था, ठीक। अब क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने बोला यार ये तो सिर्फ विंडोज के लिए था, और इसको और इजी करते हैं। तो एजेंट्स मैं दे रहा हूँ आपको, आप मैनुअली जिन जिन सिस्टम पे आपको डालना है, कनेक्ट करना है जिन जिन सिस्टम को, उनके ऊपर डाउनलोड करो, कनेक्ट करो और ऑथेंटिकेट कर दो, वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। वो आपको डेटा अब आपका लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में जाएगा सारा का सारा। फिर चाहे वो स्टोरेज अकाउंट हो, ठीक है, या फिर आपके अदर रिसोर्सेज हो, टेबल्स कौन कौन सी बन रही है, जो कनेक्टेड रिसोर्सेज उनके टेबल्स दिखा देगा आपको यहाँ पे। तो ये सारा काम आपको मिलेगा, पर वो पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एजेंट्स के थ्रू। अब क्या है, मान लो ये तो हो गया कि ये टाइम लेगा डेटा कलेक्ट करने में, डेटा आएगा, फिर मैं क्वेरी करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मैं आपको दे रहा हूँ एक डेमो एनवायरनमेंट, तो मुझे यहाँ पे सर्च करने दो, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस डॉक्यूमेंटेशन। चेक करते हैं कहाँ मिलेगा अपने को डेमो एनवायरनमेंट, डेमो एनवायरनमेंट। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में सर्च करो, डेमो एनवायरनमेंट सर्च कर दो।
ये लिंक है, तो ये लोड हो जाएगा कहाँ पे, आपके एजो पोर्टल में। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ये हमारे एजो पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ये क्या करेगा, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत से चेंजेस कर दिए हैं, इस वजह से क्या है, नेविगेशन टैब्स जो है ना वो चेंज हो गई है बहुत सारी। तो बट हाँ, आप मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, आप सर्च करोगे तो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल्स है अपने पास, दिखा रहा है ये सारी टेबल्स। तो अब ये इन सब के लिए मैं लॉग जनरेट कर सकता हूँ, यार लॉग क्वेरी कर सकता हूँ। तो अब मान लो मुझे चेक करना है कि कितने रिसोर्सेज कनेक्टेड है मेरे इस लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ, तो मैं कौन सी क्वेरी रन करूंगा, हार्ट बीट टाइप करेंगे यहाँ पे, या कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है। तो मैंने हार्ट बीट टाइप की और रन कर दिया इसको, तो ये लिस्ट कर देगा। अभी क्या दिखा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, अभी कोई भी रिसोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो ये 24 आवर दिखा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स। आप टाइम स्पेन जो है, टाइम रेंज जो है उसको चेंज कर सकते हो। अब क्वेरीज अगर अपने को नहीं आती हैं, बहुत सारी क्वेरीज जैसे वेट वाली थी, परफॉर्मेंस वाली थी, हम क्वेरीज रन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर आपको क्वेरी नहीं आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है क्वेरी हब, ठीक है, यहाँ पे आपको सैंपल क्वेरीज मिल जाएंगी। क्वेरी हब में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में रिसोर्सेज दिखा रहा है, किस रिसोर्स के लिए क्वेरी रन करनी है। मान लो मुझे नेटवर्क के लिए करनी है, तो मैं नेटवर्क टैब के ऊपर गया, लेफ्ट हैंड साइड से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बीच में आप क्वेरीज आ रही है सारी नेटवर्क से रिलेटेड, तो जो क्वेरी आपको रन करनी है वो क्वेरी सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं, गेट टोटल बैंडविड्थ यूजेस, ये क्वेरी रन करनी है मान लो, तो मैंने इसको रन पे क्लिक किया, रन पे किया तो ये देखो क्वेरी यहाँ पे लोड हो गई। ये हार्ट बीट हटा दो क्योंकि पहले वाली क्वेरी हमारी थी, इसकी क्वेरी को ऊपर लाओ। ठीक, अब इस क्वेरी में हम क्या चेक करने वाले, बैंडविड्थ चेक करने वाले। आप चाहो तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सोर्स आईपी एड्रेस तो लिखा हुआ है, तो इजी टू ये अंडरस्टैंड है कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने को रिजल्ट के अंदर। ठीक, डेटा कितना गया है, तो ये जो डेटा के लिए दिखा रखा है इसने कि टोटल जीबी, तो ये इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से रन कर दोगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कुछ डेटा होगा अवेलेबल तो दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर फेल टू रिजॉल्व द एक्सप्रेशन टोटल, टोटल टोटल मैंने कहीं से हटा दिया क्या कुछ, टोटल जीबी, टोटल जीबी, हाँ तो मैंने मतलब इसमें कोई मिस्टेक की है, मुझे वापस से जान दो और मुझे फिर से सिलेक्ट करने दो, क्योंकि पहले हार्ट बीट था ना अपना, मुझे क्वेरी पहले पैनल क्लियर करने दो। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्वेरी अगर कुछ होगी इसके ऊपर तो उसी में लोड हो जाएगी आपकी। क्वेरीज हब पे आए, नेटवर्क पे आए, और यूनिक रेडिस, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, ऑथेंटिकेशन, ऑडिट लॉग, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कोई एक और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली क्वेरी हमने रन कर ली। ठीक, सेम ऑप्शन दिखा रहा है। अब ये एंट्राइज ऑथेंटिकेशन के लिए रन किया इसको, नहीं अभी मैंने क्या किया, मैंने एग्जिस्टिंग में फिर से इसको कर दिया ऐड, पहले वाली मैंने रिमूव नहीं किया था, पहले वाली क्वेरी थी इसके अंदर, अब ये क्लीन हुआ है। कोई भी ले लेते हैं, जो रिसोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं, मोस्ट रिसेंट वार्निंग प्रो ऐप सर्विसेज, मान लो ये रन कर दिया, कि जो एरर आई हो तो क्वेरी रन होगी, पर अभी अपने पास डेटा नहीं है। ठीक है, इसको रन करते हैं अगर अपने, तो डेटा नहीं है अभी अवेलेबल, तो रिसोर्स नहीं है, बट हाँ इस तरह से आप क्वेरी रन कर सकते हो। और यहाँ क्वेरी हब सबको सैंपल क्वेरीज मिल जाएगी जिनको आप टेलर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, मैसेज आया किसी को, अभी तक नहीं आया? नहीं सर, नहीं मुझे आया तो ना? नहीं नहीं आया। आया। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, मैसेज आना चाहिए था। एक्शन ग्रुप देखूं बना हुआ है ना अपना, एक्शन ग्रुप तो बन ही गया था हमारा। हाँ, ठीक है, इन्हें बोल रहा है। तो अभी देखो चल रहा है, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो आपको आ जाएगा मैसेज, बट थोड़ा डिले चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि चैलेंजेस चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी सर्विसेज को, पॉलिसीज को अभी ना चेंज कर रहा है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, जैसे डेवऑप्स में है, एज़ोर के अंदर है, डेवलपर सर्टिफिकेशन में है, डेटा एनालिटिक्स में है, इन सभी के अंदर चेंजेस चल रहे हैं और जिनको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कर रहा है।
तो आ जाएगा अलर्ट, बट यही था आपका प्रोसेस अलर्टिंग के लिए। अगर कोई पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें सेम सेटअप किया हुआ हम लोगों ने और उसमें अलर्ट आया हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों से चेंजेस चल रहे हैं। चलो अब आप बताओ, फास्ट 24 मैं इसको चेंज करूँ अगर, तो फास्ट 30 मिनट्स अगर अप्लाई करते हैं तो अभी फिर नहीं है। अब ये बताओ, अपना मॉडल हो गया कंप्लीट, सिलेबस हो गया कंप्लीट, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। मटेरियल मैंने आप लोगों को दे दिया है। देखो मैं जो लैब्स बताता हूँ ना, इस तरह की लैब्स मिलती है अपने को ऑनलाइन। अब ये सारे मॉडल्स है डेवऑप्स के, देख रहे हो, हर मॉडल की एक लैब है। लैब को परफॉर्म करने का एक ड्यूरेशन दे रखा है कि 2 घंटे में ये लैब परफॉर्म होगी। क्या कर सकते हो आप उसके अंदर, वो दिखा रहा है। आप लॉन्च लैब करोगे, लैब लॉन्च हो जाएगी और फिर आप अपने एक्सेस को परफॉर्म कर सकते हो जो भी दे रखा होगा। तो ये ऑफिशियल है, ठीक। 180 डेज के लिए मिलती है ये लैब, और जितने मर्जी टाइम चाहो आप उसको लॉन्च करके अपना टेस्ट कर सकते हो अपने लैब को 6 महीने के अंदर। वो जो 2800 रुपये में जो मिलती है सर? नहीं, हर मॉडल का अलग लैब होती है, या जो डाउट्स की महंगी आती है। अच्छा। तो आप बताओ, मैं ये कहता हूँ तुम्हारा टेस्ट वाला सब्सक्रिप्शन कब तक चलेगा? हेलो कुमार। सर हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कहता हूँ, टेस्ट वाला तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कब तक चलेगा, कब तक वैलिडिटी है उसकी? उसको आपकी आवाज वॉइस कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। सिर्फ मुझे हो रही है कि बाकी सब लोगों को हो रही है? नहीं मेरे को भी हो रहा है। नहीं सर। सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट। कुमार और रवि जी क्या हाल चाल है? नहीं एक्चुअली स्कूल गया था मैं, एक्चुअली मेरे बेटे को लेकर लेट हो गया मेरे को। कोई इश्यू नहीं। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी सारी। तो अभी कंप्लीट हो गया अपना सिलेबस। एक जो हाँ, टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला था एंट्रा आईडी वाला, तो एंट्रा आईडी अपने जो है मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे होता है। अभी क्या है कि थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, तो अभी जैसे कुमार का अभी तो अभी सुनाई पड़ रहा है। हाँ हाँ एकदम 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 बोलो। अभी हाँ, क्लियर आ आ रहा रहा है कि सब्सक्रिप्शन एंड डेट कैसे पता चलेगा, कैसे करूं? एक बार मैं शेयर करो शेयर कर रहा स्क्रीन में, हूं। हाँ स्क्रीन शेयर करो। दिख रहा है? हाँ तो अपने सब्सक्रिप्शन नेम पे क्लिक करो। हाँ एजो प्लान सिक्योर स्कोर ऑन, ठीक है। फोकस 3.1, ठीक है। सेटिंग्स में जाना, बिलिंग में जाओ, बिलिंग में बोलिए। बिलिंग प्रोफाइल इनवॉइस। ये आपको किसने सब्सक्रिप्शन किसने दिया था आपको? ये सब्सक्रिप्शन दिया था मेरे वेंडर है, उसने दिया था टेस्ट के लिए, मैंने मांगा था उनसे। ठीक है। हाँ और उन्होंने बताया था वो कितना पैसा इसमें आपको मिलेगा या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने? कुछ नहीं बोला, आप 1 महीने के लिए आप यूज कर सकते हो फ्री में। ठीक है, कोई एक चार्जेबल नहीं करेगा। एक महीने के लिए ना? हाँ ठीक, तो कब आपने एक्टिवेट कब किया था इसको? वही तो याद नहीं है सर। 1 महीना हो जाएगा इसी इसी वीक, आई मीन मंडे ट्यूजडे को हो वीक में जाएगा। होएगा लगता है। मतलब जो कमिंग वीक है ना, उसी के बीच में हो जाएगा अपना। अच्छा, और एक काम को मैंने आपने इस पे अपने P2 लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है? नहीं कुछ भी नहीं किया है। लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया ना आपने अभी? नहीं, तो वही वही कहाँ तो से बोल रहा करेंगे हूँ उसको? अरे वही तो बोल रहा हूँ दोस्त कि लाइसेंस इस टाइम पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लाइसेंसेस में ओह, जाओ। अभी वही तो बता रहा था आपको मैं, क्योंकि अभी एक नया बैच स्टार्ट किया एज़्योर का वीकेंड पे। तो लाइसेंस एक्टिवेशन अभी होल्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दिख रहा है गेट अ फ्री ट्रायल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड साइड में देखो।
हाँ, कुछ हाँ गेट फ्री ट्रायल। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अपने को P2 लाइसेंस मिलता है फ्री ट्रायल। लास्ट ऑप्शन राइट, देखो, इधर पे मिलता है। लास्ट ऑप्शन देखो, माइक्रोसॉफ्ट P2 एंट्रा आईडी लाइसेंस। P2 लाइसेंस है ना, तो हम एडवांस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो एंट्रा आईडी कनेक्ट है ना, उसके लिए P2 लाइसेंस जरूरी है, ठीक। जरूरी है, करेक्ट। बट ये लाइसेंस क्या है, ये अभी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री वाले अकाउंट्स के ओके। लिए। मतलब ये किन अकाउंट पे चल रहा है, ये चल रहा है पे एज यू गो या एंटरप्राइज जो अकाउंट है, उन पे तो लाइसेंस ओके। एक्टिवेट हो रहा है। बट अभी फ्री वाले जो सब्सिडायरी जितने भी अकाउंट्स है ना, फ्री वाला हो गया, जैसे मेरा हो गया, आपका हो गया, तो इन अकाउंट्स के ऊपर लाइसेंस अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ओके। समझे, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो इसी वजह से चैलेंज आ रहा है, वही बता रहा था आपको। मुझे लगा कि आपने लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है। ना। हाँ अच्छा तो सर, एक चीज और पूछना था। हाँ ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। एक चीज और पूछना था कि मान लो कि मैं यदि कुछ बैकअप क्रिएट करता हूँ, या लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग को बनाया था ना वो बैकअप वॉल्ट वगैरह, ठीक है, हाँ तो हमने डिलीट किया था, ठीक है। हम्म, डिलीट करने के बाद ये अभी भी ये पूरा डिलीट नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जाओ बैकअप वॉल्ट में, बताता हूँ आपको, ये डिलीट इतना इजी नहीं होता है। बैकअप वॉल्ट बनाना बहुत इजी है, उसको डिलीट करना हाँ बहुत मुश्किल है। जी खोलो जी। ना इसको, वॉल्ट को खोलो। अच्छा खोलो, ओके। हाँ, तो वहीं से तो सेटिंग होएगी, तभी तो वो डिलीट होगा सब। हम्म इसका एक प्रोसीजर है ना। तो हम्म आप आओ, पहले तो ये सेटिंग्स टैब को एक्सपेंड करना है एक बारी। हम्म प्रॉपर्टीज में जाओ पहले। हम्म अब यहाँ नीचे आओ, राइट हैंड साइड से स्क्रॉल करो। एक मिनट धीरे धीरे करना है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो सॉफ्ट डिलीट दिखा रहा है, सॉफ्ट डिलीट एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, अपडेट पे क्लिक करो। तो बाय डिफॉल्ट हम्म सॉफ्ट डिलीट जो होता है ना, वो इनेबल होता है। तो इसी वजह से आपकी वॉल्ट डिलीट नहीं होती, इसको रिमूव करो, दोनों को। हम्म ठीक है, अब कर दो अपडेट। तो पहला काम तो ये करना है अपने को, अगर वॉल्ट हम्म डिलीट करनी है तब। तो ये हम्म याद रखना, अब तो रिकॉर्डिंग में है, तो याद ही रहेगा सबको। अब जाओ बैकअप हम्म आइटम्स पे, लेफ्ट हैंड साइड बैकअप आइटम्स। अब वन बाय वन इनको डिलीट करो, जितने बैकअप आइटम्स दिख रहे हैं। तो पहले वॉच मशीन में जाओ, ठीक है, व्यू डिटेल में जाओ, व्यू डिटेल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको, पहले अनडिलीट करो। आपने इसको डिलीट किया था पर वो उसमें चला गया, सॉफ्ट डिलीट में चला गया, तो पहले अनडिलीट करो, जी। अनडिलीट करो। हाँ, अभी वेट कर लो इसका, तब तक पीछे आओ वापिस से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा। बैकअप आइटम्स में जाओ वापिस, बैकअप आइटम्स, ऐसे नहीं, वॉल्ट में जाओ फिर से, वॉल्ट में जाना अपने को। हाँ, बैकअप आइटम्स। अब वो फाइल शेयर सेलेक्ट करो एज अ फाइल्स। इसको भी कर दो ना, कि वो तो उधर टाइम लेगा ही लेगा। व्यू डिटेल्स, इसको भी अनडिलीट करना है। हाँ इसको भी अनडिलीट करना है, ठीक है। अब फिर से वापस बैकअप आइटम्स में जाओ, सेकंड टैब है बैकअप आइटम्स। हाँ, अब वर्चुअल मशीन वाले को ओपन करो, व्यू हम्म डिटेल। हाँ, अब करो डिलीट बैकअप डेटा। सेंटर में देखो टैब डिलीट बैकअप डेटा। अच्छा, ग्लिच है। अब यहाँ पे टाइप करना है आपको नेम, तो नेम है VMVKP1। ऊपर देखो लिखा रहा है डिलीट बैकअप के नीचे, कॉपी पेस्ट कर दो। हम्म रीजन क्या दूं? कुछ भी दे सकते हैं। रीजन कुछ भी दे दो, अदर अदर सेलेक्ट कर लो, स्क्रॉल डाउन करो, अदर होगा, डिलीट कर हम्म दो। अब इसी तरह से वापस जाओ फिर से फाइल शेयर के ऊपर और उसको डिलीट करो। कॉपी कर लो नाम और पेस्ट कर दो, कुमार टेस्ट फाइल शेयर। ठीक, रीजन वही, अदर और डिलीट। अब वेट कर लो, ये डिलीट हो जाना चाहिए तब तक। तो जब तक ये डिलीट हो रहा है ना, तब तक ये काम हम्म करो। आप आओ वापिस से इसमें रिकवरी वॉल्ट में, हम्म और आपको चेक करना है अपना बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म वॉल्ट वॉल्ट ओपन करो।
तो इसके स्टेप्स थोड़े से ना हैं, कॉम्प्लेक्स हैं डिलीट करने के लिए। अब नीचे देखो मैनेज टैब दिखा रहा है, उसके अंदर बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है, उस पर क्लिक करो और चेक करो कोई स्टोरेज अकाउंट तो एसोसिएटेड नहीं है। अगर है तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइल शेयर डिलीट कर रहे हो, है ना। तो जब तक वो डिलीट नहीं होगा स्टोरेज अकाउंट यहाँ से अनरजिस्टर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, वही वाला फाइल शेयर वाला, उसको आपको अनरजिस्टर करना है। वो तभी अनरजिस्टर होगा जब आपका फाइल शेयर का बैकअप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वेट कर लो, जैसे ये हो जाएगा सारा काम उसके बाद वॉल्ट को डिलीट करो, वॉल्ट डिलीट हो जाएगी आपकी। तो हो गया ये। अभी मेरे को स्टोरेज अकाउंट दिखा नहीं रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा है? ये अभी ये लोड ही हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। हाँ तो रिफ्रेश करो ब्राउज़र टैब को। स्पीड आपकी स्लो है, इंटरनेट स्पीड स्लो है। हाँ ये आ रहा है, अकाउंट स्टोरेज अकाउंट है एसोसिएट, इससे अनरजिस्टर कर दूं? हाँ अनरजिस्टर कर दो, वेट करो इसका भी। अकाउंट नेम बोल रहा है, अरे कुमार एमसीटी लिखा लिखा तो हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दो ना, डिलीट के नीचे लिखा हुआ है। रीजन सेलेक्ट करो, कुछ भी कर दो, रीजन सेलेक्ट। फिर इसके अंदर कमेंट डाला है, कमेंट अपना स्टोरेज अकाउंट नाम ही डाल दो, कुमार एमसीटी। ये तो बनाना बहुत इजी है, डिलीट करने मतलब हाँ वही मैं बता रहा था आपको कि बनाना बहुत इजी है, डिलीट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्टेप। तो अभी रिकॉर्ड हो गया है, आपको हमेशा इसी आपको, बहाने हम लोगों ने ये भी सीख लिया। तो हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो गया तो अब आपको इजी हो जाएगा ये करना। क्योंकि लाइसेंस से अच्छा रहता था सीखने के लिए ईडी कनेक्ट कर। बट लाइसेंस अभी क्या है, अभी माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस दे नहीं रहा है ना। वही सही है, वही। तो माइक्रोसॉफ्ट भी तो थोड़ा सा चल रहा है अपने उसमें कि हाँ लोग परचेज करें। अच्छा, मतलब ये क्लास कभी हो पाएगा? ये हो पाएगा connect जब करके। जैसे ही ये वापस से अवेलेबल हो। अभी बैकएंड में चल रहा है इशू, है ना। ओके। तो जैसे ही लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, अपने को तो सिर्फ एक फ्री टायर अकाउंट बनाना, बना लेंगे उस पर कर लेंगे हम लोग, है ना। बस वही फ्री टायर। अभी मेरा एनवायरनमेंट में कैसा है, इधर पे एक हैदराबाद में एक ऑफिस है, बैंगलोर में एक ऑफिस है और एक हेड ऑन में एक ऑफिस है। ये हम लोग का P2 लाइसेंस भी है। अच्छा। मेन डोमेन आके बैंगलोर में है। थ्रू VPN हम लोग हेड ऑन ऑफिस में क्या किया, हम लोग ADC कॉन्फ़िगर करके उसको आज इसमें डाल दिया हम लोग ईडी। ठीक है, माइग्रेट कर दिया एक तरह से आपने, माइग्रेट कर दिया उसको। एडीसी बनाया आपने एज्योर के ऊपर। अब आप क्या चाहो तो अपने एफएसओ में रोल ट्रांसफर कर सकते हो एज्योर के ऊपर। तो एक बैकअप सर्वर आपने बना दिया। हाँ बैकअप सर्वर उधर बना दिया है। अभी एडी में कुछ भी रिफ्लेक्ट करने से आजूर में भी रिफ्लेक्ट होएगा। हाँ टू इंटीग्रेटेड विद ऑफिस 365 के लिए भी है अभी। हाँ अभी मेरे को हैदराबाद में क्या है, मेरे को सेपरेट डोमेन है, अलग से बनाना पड़ेगा। मतलब ये आजूर में कैसे डालना पड़ेगा मेरे को? एज्योर में कैसे डालना पड़ेगा? हैदराबाद में आपको सेपरेट डोमेन बनाना है, वो रहेगा तो कंपनी सेपरेट डोमेन है। हाँ कंपनी का नहीं है, मतलब एडक्सेल का ही है। अभी मेरा कंपनी जो है ना, सब डोमेन बनाना है या नया डोमेन बनाना है, क्या है आप लोगों को बताओ ना। अभी मेरा जो एडी है आप मेरी लोकल बात एडी समझो, ऑन एक सेकंड प्रेमिसेस। हाँ बोलिए। एक सेकंड को मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी, है ना। ओके। कि ऐसे ना आपको समझ में आएगा ना बाकी लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मान लो ये तुम्हारा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मेन एक डोमेन है, मान लो डोमेन का नाम है abc.com। ओके। ठीक, इसको बोलते हैं पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब ये किसी लोकेशन में पड़ा हुआ है, कहाँ, कौन सी लोकेशन पड़ा हुआ है? ये बैंगलोर में। बैंगलोर में, हाँ। मान लो ये बैंगलोर में है, ठीक। अब इसका तुमने बनाया एक बैकअप तुमने बनाया एज्योर क्लाउड के अंदर, है ना। तो एज्योर के अंदर एक वीएम बनाए, उस वीएम के ऊपर तुमने एडीसी बना दिया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और यहाँ से एप्लीकेशन अब तुम्हारा स्टार्टेड है, ठीक है। हाँ, वो
वो चल रहा है तुम्हारा। अब तुम बोल रहे हो कि तुमको एक हैदराबाद के अंदर एक और डोमेन बनाना है, क्या वो डोमेन किसी abc.com का ही पार्ट होगा? स्क्रीन में दिख रहा है? नहीं, उसका नहीं रहेगा। आपका मुझे स्क्रीन दिख में रहा दिख है। रहा है? अरे एक सेकंड यार कुमार, आपको नहीं बाकी लोगों को दिख रहा है मेरा स्क्रीन, ठीक है? हाँ ऐसा क्या? हाँ ऐसा, तो आप एक काम करो, या तो रीज्वाइन करो तब आपको दिखेगा स्क्रीन। सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को दिख रहा है, या हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जैसे ये abc.com है तो हैदराबाद में किस नाम से बनेगा डोमेन? ये इधर पे एक्चुअली दूसरा नाम के ऊपर है, लोकल एडी का। लोकल एडी? हाँ, ये एक्टिव डायरेक्टर जो है ना, डोमेन हाँ, अलग है। लोकल डोमेन बैंगलोर का जो है वो डोमेन अलग है। मतलब हम लोग एजूर को इसमें डाल सकते हैं क्या, एडी कनेक्टर ऐसे? हाँ एडी कनेक्टर तो आप डाल ही सकते हो, एडी कनेक्टर तो कहीं से भी डाल सकते हो। मान लो यहाँ पे क्योंकि एज्योर में चल रहा है ऑन microsoft.com, ठीक है? हाँ तो एडी ओके कनेक्टर तो आप डाल ही सकते हो, वो कोई चैलेंज नहीं है। ओके, चैनल नहीं है। हाँ ओके, मेरे को ही एक बार देखना था, अभी करना है मेरे को भी, अभी हैदराबाद का भी। मतलब उन लोग का abc.com है, मेरा फॉर एग्जाम्पल xyz.com है हैदराबाद का। हैदराबाद तुम्हारा abc.com, xyz.com। हाँ अभी समझो abc.com और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हेड ऑन में है वो abc.com ही है। abc.com बैंगलोर और हेड ऑन का सेम ही है। हाँ हाँ तो ये तो VPN समझ से गया। हम लोग को एडीसी कर दिया उसको। ठीक है, ये हाँ, तुम्हारा वो सेम है। एक डोमेन है। हाँ, हाँ तो एडीसी अभी हम हमेशा लोग एक को ही, एडीसी क्या होता है? एडीसी इसी का रेप्लिका होता है। ये जो वही abc.com सेम रेप्लिका है, का ये रेप्लिका ही है इसका। हाँ सेम रेप्लिका ही है। हाँ वही, इसलिए हाँ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किए उधर पे। अभी ठीक। मेरे को इन दोनों का लिंक नहीं होना, लेकिन हम लोग को लाइसेंस एक ही है P2 का। लेकिन मेरा xyz.com है ना, उधर पे लोकल एडी का जो यूजर्स है, मतलब आजूर में हम लोग को ये होना, क्लाउड में ऐसा कैसा कर सकते हैं ऑथेंटिकेट उसको करवाना है, पूछना। हाँ कर सकते हैं, एडी कनेक्टर डाल दो इसके ऊपर। एडी कनेक्ट डाल देने से हो जाएगा। हाँ हाँ मतलब ABC अलग रहेगा, XYZ अलग रहेगा, लेकिन वही लाइसेंस में हम लोग को ये होएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ आप जरूरत नहीं दोनों है ना। डोमेन क्यों बोल रहे हो आप? एडीसी और आपका प्राइमरी डोमेन तो मतलब क्या बोलते हैं, नाम तो एक ही रहेगा ना, डोमेन तो एक ही है। नहीं नहीं, मतलब अभी जो बैंगलोर का जो ऑफिस का है ना, हाँ। वो abc.com है समझो एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, हेरोडन का जो है वो भी abc.com का एक ही है। ये प्राइमरी डोमेन है, वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। मेरा हैदराबाद का जो है XYZ का अलग सा है डोमेन। मेरे को अलग एजूर में डोमेन, क्लाउड में फिर डालने अलग का डोमेन हो है रहा है, यूजर्स को। हम्म? फिर तो डोमेन अलग, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन हो रहा है तो। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होएगा। अच्छा इसके लिए मेरे को उसको रवि, एजूर में कैसे रवि डालना करके पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, ये जो बोलिए। डिफरेंट डोमेन आप बोल रहे हो हैदराबाद वाला, हाँ ये हाँ है तो हाँ, आपकी कंपनी का ही ना? मेरा कंपनी का है। तो कंपनी का ही है तो फिर अलग कैसे होगा? या तो ये सीडीसी होगा, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होगा। हाँ नहीं नहीं वही नहीं, तो मैं ऐसा बोल नहीं, रहा हूँ। मतलब थ्रू भाई नहीं डाला मैं। एक्चुअली हम लोग को इंटरन लिंक है, वो अलग सा है। लेकिन edxl.com का एक ही है, कंपनी का एक ही है। लेकिन जो लोकल है ना? एडी आता है ना मेरी बात सुनो रवि, हाँ हाँ ऐसे बात नहीं हाँ, बनेगी, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हो ना वो मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। क्यों? अगर एक ही ओके, सेम कंपनी, सेम ही कंपनी की बात करें ना, तो सेम सेम कंपनी में कंपनी का ही। पीडीसी हम्म, होगा, एडीसी होगा, हम्म, सीडीसी होगा, ठीक है? तो अगर मैं हाँ, बोलता हूँ हम्म, abc.com मेरा डोमेन नेम है, हम्म, तो ये सारे के सारे हम्म, पार्ट होंगे abc.com के ही, जो भी बात कर हम्म, रहे हैं हम लोग, है ना? अब हम्म, अगर मैं बोलता हूँ कि एक xyz.com भी है मेरे पास कंपनी के अंदर, तो मतलब ओके, मेरा किसी के साथ टाई अप चल रहा है, ठीक? हम्म, abc.com का xyz.com से टाई अप चल रहा है, और यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, ओके, ट्रस्ट रिलेशनशिप ओके, जिसको हम बोलते हैं ना। तो ट्रस्ट चल रहा है मेरे दोनों के बीच में, हम्म, ठीक? सो दैट कि ओके, XYZ के यूजर जो है वो ABC पे लॉगिन हो जाए, ABC के यूजर जो है वो XYZ पे लॉगिन हो जाए, ऐसा चल रहा है ट्रस्ट, ठीक है? तो ओके, अब मुझे, अब आपसे क्या चाहिए? देखो अगली क्लास जब भी हम करेंगे एंट्रा आईडी वाली, आप एक ओके, ब्लूप्रिंट बना लेना, एक डायग्राम बना लेना, ठीक है, जिसके अंदर ओके, बैंगलोर में कौन सा डोमेन है, और एडीसी तो सेम ही होगा आपका। उसके बाद हाँ हाँ, हैदराबाद में डोमेन, मेरे को डोमेन नेम्स चाहिए सारे, है ना? और उनके सही बीच है। में क्या रिलेशनशिप है वो चाहिए, ओके, ठीक है? तब मैं आपको फिर प्रॉपर आंसर दूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं क्लियर होगा, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं ठीक चाहे है? तो मैं एक्सेस भी दिखा दूंगा ऐसा करके हाँ उसका भी। एक्सेस अगर आप दोगे तो मुझे तो वो फिर क्लियर हो जाएगा वो सब चीजें, वही वही था। है ना? तो जब भी हम ये हाँ एंट्रा हाँ, आईडी वाली लैब करेंगे ना, अब मैं, क्योंकि जैसे हम, मैं अभी बैचेस तो ले ही रहा हूँ, तो जैसे ही ओके ये ओके, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा लाइसेंस, तो मैं एक बार ओके, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप हमारा चलता रहेगा ऐसे ही,
तो अगर ओके आपको कोई क्वेरी होगी, कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो ग्रुप पे पोस्ट करते रहो, कोई वो दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, ओके तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि हम इस दिन इंट्राइडियल लैब करेंगे, क्योंकि आप लोग ही नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टिसिपेंट्स मेरे पास, ओके इनका मुझे इंट्राइडियल लैब करवानी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरे तो को वो एक मैं, हाँ, तो ठीक मैं है ऐड कर दूंगा उन सभी लोगों को, और फिर हम ओके एंट्राइडी लैब टेस्ट कर लेंगे पर ओके। और मेरे को कुछ भी डाउट फ्रेंड से आपको थोड़ा कॉल करता रहूंगा। आप कॉल, मैं अभी क्या है कि कुछ कुछ दिन तक मैं बाहर रहूंगा। ठीक है, तो ओके कॉल नो लगेगी, प्रॉब्लम, मैसेज तो कॉल करना। लगेगी नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर जैसे मैं फ्री ओके होऊंगा, है ना, और ओके टाइम जोन भी डिफरेंट रहेगा अपना, तो जैसे मैं फ्री होऊंगा फिर अपने व्हाट्सएप की कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके ओके श्योर श्योर व्हाट्सएप कॉल पे या टीम्स पे जैसे भी आप बोलोगे वैसे हम कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। बट मेरे को ओके मैसेज ओके ड्रॉप करना, और मैसेज मैसेज का ड्रॉप हो करेंगे। सकता, हाँ, मैसेज का हो सकता है कि मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दूं, क्योंकि तुम्हारा टाइम जोन डिफरेंट होगा, तो जब भी मैं ओके फ्री होऊंगा तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके ठीक है, ठीक ठीक। ठीक। और सर, ये आपने बोले सर मुझे लास्ट टाइम बोले थे कि कुछ गूगल ड्राइव का एक्सेस देंगे, जिसमें आपका वो इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह वो रहेंगे। सब कुछ दिया तो हुआ है यार, तो आप मैंने अपडेट कर तो दिया था गूगल ड्राइव पे, ग्रुप में शेयर भी तो कर रखा है, बाकी लोगों को तो मिला हुआ है, सबको मिल गया था ना भाई। नहीं, मेरे को तो नहीं मिला है। अरे तुम ग्रुप में तुम हाँ भी हो ना। मिल गया था, मिल तो गया था, आपने दिया तो था, मुझको इतना याद है वही सर। तो, वही कह रहा हूँ, ये देखो मैं इसको वापस से पिन कर रहा हूँ। ठीक है, आप पिन ऑलरेडी है यार, ओके चेक करो ना, ऑलरेडी पिन है ग्रुप के अंदर, दो चीजें पिन है ग्रुप के अंदर, एक गूगल ड्राइव पिन है और एक वो लैब का लिंक पिन है, चेक करो। आप इसका मतलब ग्रुप देख ही नहीं रहे हो। ग्रुप के अंदर पिन सर्विस है, पिन पे क्लिक करो, सबसे टॉप पे आएगा पिन, पिन में जाओगे तो दो चीजें पिन है, एक गूगल ड्राइव पिन है और एक आपका लिंक पिन है, हर मॉड्यूल के लैब उसका वीडियो का, दिखा। ऑल मॉड्यूल वीडियोस लिंक अवेलेबल। हाँ, अब All module videos links are available in this file. दोबारा दोबारा उस पर क्लिक करो तो फिर गूगल ड्राइव वो आएगा, तो दो है, लिंक है। वो तो है। हाँ वो जो गूगल ड्राइव है। लिंक ऑल मॉड्यूल वाला पीडीएफ तो मुझे मिल गया, ठीक है, मैं वो उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर अरे रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो सुन लो भाई, मैं कह रहा हूँ अभी अभी उसी दिख पे, रहा है मेरे को, अभी दिख रहा है, हाँ करेक्ट। उसी, अभी नहीं, ये पहले से था। तो है क्या, दो दो उस पर लिंक पिन है, एक वीडियोस का है और एक गूगल ड्राइव का है। तो अगर आप उसके ऊपर दो बार टैप करोगे तो सेकंड में आपका गूगल ड्राइव आएगा, सेकंड टैप में, अभी आ गया। है ना। तो सब कुछ उस पर अपलोडेड है, चेक कर लो, मुझे बताओ, अभी देख के बताओ। नहीं नहीं, अभी अभी दिख पा रहा हूँ मैं। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने दिया तो है ये, मैं अगर इस पे all modules video links are available in this file, हाँ पिन तो है, ठीक है। तो दोबारा टैप करो उसके ऊपर, ओपन करने को बोला उसने, तो आपको वहां पे ले जाएगा ना, जो मैंने ग्रुप के अंदर जहां पे भी वो डाल रखा है, वो मैसेज जो पीडीएफ डाल रखी है, वो अच्छा पीडीएफ के ऊपर ले जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया drive.google.com ड्राइव फोल्डर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है तो ठीक है। दो चीजें पिन कर हाँ रखी वही हैं, मैं ये इसलिए देखा था मैंने। वही कह रहा हूँ, इसीलिए क्या है, टॉप पे जो है वो वीडियो का लिंक है, उसके नीचे जो है गूगल ड्राइव है, तो दो बार आप टैप करोगे तब दिखाएगा गूगल ड्राइव, सेकंड टैप में, फर्स्ट टैप में पीडीएफ दिखा रहा है। हाँ ठीक वही है, सब मुझको याद तो था कि आपने शेयर करा था, मैंने देखा भी था, पर अभी एकदम हाँ से वो हो गया ना गैप, तो मैं वही देख रहा था। ऐसे ही तो है। इसका एग्जाम कैसे करेंगे आप AZ-104 का? एग्जाम भाई देखो, अगर तुम लोग, वैसे तो प्रैक्टिस चाहिए कम से कम 6 महीने की। ठीक है, अब मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। आपको सर्च करना है AZ-104, क्योंकि अभी मैंने 3 एग्जाम दिए हैं, एजोर नेटवर्किंग का, एजोर डेवऑप्स का, और 204 का मेरा स्केड्यूल है नेक्स्ट वीक का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, AZ-104 सेलेक्ट करना है ऐसे। ठीक, तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आगे स्क्रीन दिख रहा नहीं है, आ रहा है। स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा है, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं स्क्रीन शेयर, एक सेकंड, मैं, अब दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा, एक सेकंड यार, क्या हो गया अब। अभी आ हाँ रहा अब है। दिखाई हाँ, दिया। तो अपने को क्या करना है, गूगल पे जाना है, AZ-104 ऐसे सर्च करना है। ठीक है, तो ये लिंक दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजोर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट का दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, सर्टिफिकेशन के यस अंदर सर। है ये। हाँ दिख रहा इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि किस लेवल का ये एग्जाम है, कौन सा प्रोडक्ट है, रिन्यूअल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हर 1 साल में रिन्यू हो रहा है आपका एग्जाम, ये ध्यान रखना। रोल इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जंप टू के अंदर दिखाएगा आपको टेक द एग्जाम, इस पे जाओ, क्लिक करो, ठीक, प्राइस सेलेक्ट कर लो, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया है,
फिर स्केड्यूल एग्जाम, एग्जाम जो स्केड्यूल होगा वो पियर्सन व्यू पे होगा, तो स्केड्यूल एग्जाम पे क्लिक कर दो। ठीक, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करो, जैसे मैं दिखा देता हूँ, पर ये तो ये मुझे तो ये बाद में, ऑनलाइन होता, मतलब ये वैसे नहीं होता सेंटर पे जाके, तो होता नहीं अभी ये? अरे सेंटर पे भी होता है भाई, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट रुको सही, मैं ये डिलीट कर दूंगा, मैं ये वीडियो में ऐड नहीं रखूंगा इसको। हाँ ठीक है सर। तो राजस्थानी का सर आप, गंगानगर? हाँ, संजय बॉर्डर पे तो है। भारत नगर ये ना जाना पहचाना जगह बहुत बार मूवी में दिखाया गया है। अच्छा ठीक है, ये एड्रेस फिलअप करने के, एड्रेस फिलअप करोगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, तो उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर अपना अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, जैसे आप टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे ना, तो आपको बोलेगा अकाउंट बनाने के लिए, तो वहां आप अकाउंट बनाओगे। अब ये पियर्सन की साइट पे आ गए हम लोग। अब कैसे एग्जाम देना है ये पूछ रहा है, टेस्ट सेंटर पे जाना है, घर से देना है। ठीक है, तो टेस्ट सेंटर या घर से, तो टेस्ट सेंटर पे भी जा सकते हो और घर से ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ मुझे ऑनलाइन देना है, तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद मैं अपना ये सारे इंस्ट्रक्शन इनको फॉलो करूंगा। ठीक, नेक्स्ट पे गया, मैं दिखा देता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये ऑनलाइन घर से भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कैमरा रहता है इसमें सर? कैमरा रहेगा भाई, बिना कैमरे के रिकॉर्ड होता है एग्जाम तुम्हारा, मतलब एग्जाम मैं, रिकॉर्ड, मेरी वीडियो आती रहेगी? सब कुछ एकदम रिकॉर्ड होता रहेगा। अगर तुमने इधर से उधर कुछ भी मुंडी हिलाई, एग्जाम रिवॉक हो जाएगा। मुंडी का मतलब कि आप अगर ऐसे इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, बस आपको स्क्रीन पे फोकस रखना है अपना, फोकस समझे? रहना, अच्छा। हाँ, और फोन नहीं यूज करना, बाकी कोई डेस्क के ऊपर कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो उन्होंने नहीं बता रखा, तो वो पूरी लिस्ट आएगी। 360 डिग्री में लेता है ना वो सब वीडियोस का लेता है, पहले स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वो आपसे सब कुछ चेक करेगा, पर रूम प्रॉपर चेक कराएगा। ठीक है, जब रूम आपका वेरीफाई कर लेगा तभी आपका एग्जाम स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये पूछेगा किस टाइम जोन में है, तो टाइम जोन सेलेक्ट कर लो अपना, फिर डेट सेलेक्ट करो किस दिन आपको एग्जाम देना है। मैं बोल रहा हूँ मान लो मेरे को 26 तारीख को देना है, तो स्लॉट्स दिखा देगा आपको 26 तारीख के, तो ये रिकमेंडेड देगा। आप चाहते हो कि नहीं आपके स्लॉट के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पे ये स्लॉट्स आगे, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे एग्जाम जो 11 बजे देना सुबह, तो यहाँ से मैंने 11 बजे सेलेक्ट कर लिया, डेट टाइम हो गया। ठीक, अब मैं बुक दिस अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा मुझे कहाँ पे, जहाँ पे चार्जेस कटेंगे अपने को, पैसा दिखाएगा अपने को कि कितना पैसा लगेगा, तो ये पैसा है इसका। ठीक, ठीक है सर। और एग्जाम की लेंथ जो है वो 120 मिनट्स है। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी सबको दिखाई रहा आपको। ठीक, टोटल ऑर्डर जो आपका आएगा वो इतने का ही आएगा। फिलहाल मेरा क्या है, मेरा एमसीटी डिस्काउंट मिलता है मेरे को, तो देखो मेरे को ये एग्जाम पड़ेगा 1400 रुपए का। बाप रे। ठीक है, बट ये मैं दूसरे को किसी को नहीं दे सकता, ये सिर्फ मैं मेरे नाम पे ही, मेरी आईडी पे ही क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली ले रहा है ना एमसीटी। देखो एमसीटी, तो ये डिस्काउंट सिर्फ मुझे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो कि नहीं सर आप मुझे दे दो कूपन कूपन नहीं मिलता है, जब तक मैं अपनी आईडी से लॉगिन नहीं करूंगा तब तक नहीं मिलेगा। अभी मेरा जो एग्जाम स्केड्यूल दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो अगर मैं होम पे चलता हूँ, पियर्सन व्यू होम पे, तो मेरा 204 का एग्जाम स्केड्यूल है अगले वीक का। ठीक है, एज डेवलपर का, तो ये अगले वीक का है, मंडे का है, नहीं फ्राइडे का, फ्राइडे को है 21 तारीख को, तो ये मैं देने वाला हूँ। ठीक, अभी हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एमसीक्यू होते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, लास्ट में केस स्टडी भी आ रही है आजकल, क्योंकि अभी मैंने मतलब लास्ट वीक, इसी वीक, लास्ट वीक क्या इसी वीक में 2 एग्जाम दिए, एज नेटवर्किंग का और एज डेवऑप्स का। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बेस्ड ऑन द सिनेरियो हैं। अब केस स्टडी आ रही है एग्जाम्स के अंदर, लास्ट में 5 क्वेश्चन केस स्टडीज के ऊपर आ रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है,
तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा मैं बता देता हूँ। एग्जाम क्लियर करने के लिए जैसे मैंने आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लिंक दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट का, वो पढ़ना जरूरी है क्योंकि अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है अपडेटेड वो वहां से मिलेगी। लैब्स परफॉर्म होनी चाहिए अपनी कम से कम 3 से 4 बार हर मॉड्यूल की, क्योंकि क्वेश्चन सारे सिनेरियो बेस्ड हैं। तो जब तक लैब नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वो चैलेंज होगा। हाँ, पहला ऑप्शन कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, फिर एग्जाम दो। प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए कि आप एग्जाम को एक शॉट में क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, 6 महीने प्रैक्टिस करो। अब मान लो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है कि नहीं एग्जाम क्लियर होना ही होना है, होता है ना कि आप प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्रेनिंग तुमने कर ली, नॉलेज तुमको है ही, एग्जाम एक डिफरेंट चीज है और नॉलेज एक डिफरेंट चीज है।